नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं और इन पर्यावरणीय समस्याओं के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि जो युद्ध होते हैं वह किस प्रकार से जन धन और जनमाल की हानि के साथ साथ ही हमारे पर्यावरण के लिए किस प्रकार से नुकसानदायक होते हैं। युद्ध हो जाते हैं, लेकिन युद्ध होने के बाद उसके जो दुष्प्रभाव है, उसके जो दंश हैं, वह वह स्थान कई वर्षों तक झेलता है। यहाँ तक कि वहाँ की कई पीढ़ियाँ इस दंश को झेलती है। और वो कौन कौन सी समस्याएं और उत्पन्न होती है, उन सभी समस्याओं के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार से युद्ध हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। शुरुआत करते हैं कि युद्ध क्यों होता है। तो हम आत्मरक्षा के लिए बारूद के युद्धक जखीरों और औद्योगिक उत्सर्जन से प्रकृति और पूरी मानवता के सामने दो ही रास्ते बचे कि विश्व समुदाय या तो हवा में सबसे पहले जहर घोल रहे इन दोनों तरीके के सबसे भयावह खतरों के खिलाफ एकजुट मुहिम छेड़े, या अब दुनिया के पूरी तरह तबाह होने का इंतजार करें। तो हम दो तरीक़ों से, एक तरफ तो हम युद्ध के जखीरों को बढ़ा रहे हैं, रक्षा पर जो खर्च है हर राष्ट्र का वो बढ़ता रहा है, और इसी प्रकार से औद्योगिक जो उत्सर्जन है, चाहे धुएं के रूप में हो चाहे अपशिष्ट के रूप में हो, हम पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। अपनी ताकत दिखाते विभिन्न देशों ने युद्ध विभीषिका हो या फिर आतंकी गतिविधियों का आधार विस्फोट, दोनों ही जहरीली गैसों की सौगात देकर हवा में प्रदूषणकारी तत्व घोल देते हैं, जो मानव सहित सभी जीवों और वनस्पतियों के लिए घातक है। युद्ध और युद्ध के बाद निकलने वाले धुएं और विभिन्न गैसों के बाद हमारा वातावरण दूषित हो रहा है। उसके दुष्परिणाम हमारे पर्यावरण, हमारे मानवीय स्वास्थ्य और हमारे इकोसिस्टम पर देखने को मिलते हैं। कई देशों के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए 21वीं सदी में परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई, और कहा जाता है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो उसके जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसके जो प्रभाव है, वो कई पीढ़ियों तक नजर आएंगे। यदि मानवता के दुर्भाग्य से ऐसा कभी हो गया तो धरती को तबाह होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। परमाणु बमों की विध्वंसक क्षमता TNT, जिसे ट्राइनाटाइड TNT में आंकी जाती है। TNT एक साधारण विस्फोटक है जिसे सैनिक और निर्माण कार्यों के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने जो सबसे बड़ा सामान्य बम, जो गैर परमाणु बम था, गिराया था, उसकी विध्वंसक क्षमता लगभग 20 TNT थी। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम इससे कोई 600 गुना अधिक शक्तिशाली था। आज मामूली परमाणु बम भी इससे कई हजार गुना अधिक विध्वंसक है। परमाणु बमों में सबसे अधिक खतरनाक जो है वो हाइड्रोजन बम है, जिसकी विनाशक क्षमता कोई 2 करोड़ टन TNT के बराबर आंकी गई है। तो इस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं कि एक हाइड्रोजन बम अगर धरती पर कितना तबाही मचा सकता है। और धीरे धीरे हर राष्ट्र अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए इस प्रकार के बमों का निर्माण कर रहा है, और दूसरे देशों को आंख दिखाने के लिए वह प्रकृति में हर प्रकार के विनाश के लिए भी तैयार। उनसे निकलने वाले विभिन्न प्रकार की गैसें, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन, गंधक के यौगिक की बढ़ती जो मात्रा है, वो वायुमंडल को दूषित कर रही हैं, उस पर कहर ढा रही है। यह आकलन नहीं किया जा सकता कि कौन सा प्रदूषणकारी तत्व कितना प्रभाव देगा, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि विस्फोट के कारण विभिन्न ज्वलनशील पदार्थों से जो हानिकारक गैसें निकलेगी, वह समस्या ही उत्पन्न करेगी। तो इस प्रकार से अपनी व्यापक विध्वंसक क्षमता के कारण परमाणु बम और विनाश और मौत के साथ ही दीर्घकालीन प्रभाव देखने को छोड़ते हैं। यानी इसके जो प्रभाव है कई पीढ़ियों तक नजर आते हैं। आने वाली जो पीढ़ियां होती है वह उन विकिरणों के प्रभाव के कारण पुनः उत्पन्न होने वाली गामा किरणें पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली विकलांगता और कैंसर जैसे रोगों को उपजाती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो जान माल की हानि तो होगी ही, साथ ही साथ धरती पर न्यूक्लियर यानी आणविक शीत का शिकार हो जाएगी। अब ये आणविक शीत की स्थिति में क्या होगा कि पृथ्वी जो है उसका टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाएगा,
परमाणु बमों में विस्फोटों से करोड़ों टन धूल और राख उड़कर वातावरण के अंदर छा जाएगी और उससे हमारा इंसोलेशन जो है वह पृथ्वी को प्राप्त नहीं होगा और इससे पृथ्वी का जो तापमान है वो काफ़ी नीचे गिर जाएगा और पृथ्वी धीरे धीरे जम जाएगी। प्रभाव ये रहेगा कि हमारे जितने भी जो जल स्रोत हैं वो पूरे के पूरे बर्फ में बदल जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएगी, विभिन्न जीव जंतु और पेड़ पौधे चीर निद्रा में सो जाएंगे। इस प्रकार से कई समस्या हमारे आप को देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से अगर वायुमंडल में इसी प्रकार की धूल और मिट्टी छा गई तो सूर्य से आने वाली जो घातक पराबैंगनी किरणें हैं, तो धरती से रक्षा करने वाली जो ओजोन परत है वो पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो जाएगी। यानी परमाणु विकिरण और आणविक शीत के कहर से अगर कोई बच भी गया तो पराबैंगनी किरणें उसे मार देगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में जो करोड़ों सालों में विकसित मानव सभ्यता हुई है और हरी भरी जो धरती करोड़ों सालों से चली आ रही है वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। वायुमंडल पर इसका क्या प्रभाव रहेगा? तो परमाणु युद्ध हो या किसी प्रकार का युद्ध हो तो हम जानते हैं कि वायुमंडल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गैसें मिलती है और ये जो गैसें होती हैं वह वायुमंडल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती हैं, जिसके अंतर्गत आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन, गंधक के यौगिक जो है वो धीरे धीरे वायुमंडल पर दुष्प्रभाव डाल रही है। कौन सा प्रदूषणकारी तत्व कितना प्रभाव देगा, लेकिन हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर इसी प्रकार से इन गैसों की मात्रा बढ़ती गई तो धीरे धीरे कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल के अंतर्गत दूषित पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी। कई सर्वेक्षण बताते हैं कि जो विकसित राष्ट्र है उन्होंने 70% तो लगभग विकासशील देश जो है 30% कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका दुनिया के कुल कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 23% उत्पादित करता है। तो इस प्रकार से जो विकसित राष्ट्र है अपने आप को विकसित बनाए रखने के लिए, अपने डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए वो इस प्रकार से कार्बन डाई गैस के उत्सर्जन में बिना किसी संकोच के कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर एक तरफ तो विभिन्न गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जहरीले गैसें इन औद्योगिकरण से निकल रही है और इसी के साथ साथ जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं और विभिन्न प्रकार के विस्फोटक होते हैं तो उसमें से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं, धूल होती है, वो वायुमंडल पर प्रहार करते हैं। इससे न केवल हमारा जो वायुमंडलीय जो तापमान है वो प्रभावित होता है, बल्कि ओजोन की जो छतरी होती है उसको भी नुकसान पहुंचता है। सुपरसैनिक जो विमान जो युद्ध के समय आसमान पर मंडराते हैं तो उनसे निकलने वाला जो धुआं है वह जलवायु पर सीधा प्रभाव डालता है। इसी प्रकार से कहा गया कि इन सुपरसोनिक विमानों द्वारा जलवायु की अपेक्षा नाइट्रिक ऑक्साइड का निकास होता है जो ओजोन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से ये जो युद्ध की जो विभीषिका है, तो युद्ध के अंतर्गत काम में लिए जाने वाले विभिन्न जो फाइटर जेट प्लेन्स है, युद्धक टैंक है या विभिन्न प्रकार की दूसरे व्हीकल्स हैं, उनके धुएं से वायुमंडल को क्षति पहुंच रही है। उनके द्वारा विस्फोट किए जाने से विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं, वो वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वायुमंडल है उस वायुमंडल के अंतर्गत इस प्रकार की अगर गैसों का विमोचन इसी प्रकार से होता रहा तो वायुमंडल हमारा पूरा का पूरा नष्ट हो सकता है, उसमें हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ सकती है। ये तो एक सामान्य अध्ययन रहा। इसके अलावा हम इस पे संबंध में कुछ और डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी प्रकार का युद्ध होता है और युद्ध की संभावना होती है तो युद्ध होते ही सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो हथियारों का जो जखीरा होता है उसका उपयोग किया जाता है। बम वर्षक विमान जो होते हैं वो बम गिराते हैं। बम से एक तरफ तो धूल उड़ती है जो वायुमंडल को दूषित करती है और दूसरा उस बम से निकलने वाले जो हानिकारक जो गैसें होती हैं वो भी वायुमंडल को प्रभावित करती हैं। तो पर्यावरण पर इसका प्रभाव कहीं न कहीं हमें देखने को मिल ही सकता है। इसी प्रकार से जो टैंक चलते हैं, जब टैंक चलते हैं या जो विभिन्न जो सैनिक हैं जब किसी दूसरे राष्ट्र पर कूच करने की तैयारी करते हैं तो उस समय उनकी चलने पर उनके रास्ते में जितने भी जो फसलें आती हैं वो पूरी तरह से तबाह हो जाती हैं। इन फसलों के ऊपर उन फसलों को टैंकरों के नीचे या जो पैदल सैनिक होते हैं उन पैरों के नीचे रौंद दिया जाता है। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो
युद्ध है वह कई प्रकार की समस्याएं, अब इस प्रकार से जैसे कि हमने डायरेक्टली कुछ समस्याओं को देखा कि जो सुपरसोनिक विमान हैं उनसे जो धुआं निकलता है वो नुकसान पहुंचाता है, जो बम गिराए जाते हैं उनसे पर्यावरण को नुकसान होता है, जो ऑयल टैंक जो फटते हैं या विभिन्न प्रकार की जो गैसें निकलती हैं उनसे हमें नुकसान होता है, जो पैदल सैनिक जा रहे होते हैं वो खड़ी फसलों को नष्ट कर लेते हैं, आगजनी की घटनाएं होती हैं, कहीं पर गड्ढे खुद जाते हैं, आसमान के अंतर्गत जो धूल उड़ती है उससे हमारा वायुमंडल की जो कह सकते हैं पारदर्शिकता वो प्रभावित होती है, इंसुलेशन प्रभावित होता है, जो परमाणु बमों का प्रयोग किया जाता है उसमें रेडियो एक्टिव जो तरंगें निकलती है वह मानवीय शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो हर प्रकार से पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती है वो इस युद्ध की विभीषिका के बाद देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से एक जलयान के उदाहरण भी दे सकते हैं कि पनडुब्बी जो समुद्र के अंदर चल रही है या जो जहाज है उस जहाज पर अगर किसी प्रकार से मिसाइल का प्रहार किया जाता है तो उस प्रहार से उसके जो तेल निकलता है तो उस तेल के सागर के अंदर फैलने से सागरीय जो पक्षी है या विभिन्न प्रकार की मछलियां है वो प्रभावित होती है। कभी किसी शहर पर अगर आक्रमण होता है तो सबसे पहले वहाँ के जो इलेक्ट्रिसिटी के जो केंद्र होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया जाता है, तेल के कुएं में आग लगा दी जाती है तो उससे हजारों लाखों टन जो तेल होता है वो इसी प्रकार से धधक धधक कर जलता है। तो इस प्रकार से हर प्रकार से पर्यावरण पर विभिन्न प्रकार के जो दुष्प्रभाव है इस वार के बाद देखे जा सकते हैं। ये था आपका युद्ध और युद्ध के दुष्प्रभाव पर्यावरण पर। आशा है आपको समझ में आया हो।